चैनल द मास्टर क्लासेज विद पीसी में आज हम आपके लिए बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस का। ये क्वेश्चन क्लास 10th के लिए जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले ये फर्स्ट पार्ट को आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फर्स्ट पार्ट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको है ना वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये आज हम बात करेंगे 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपको इन्हें ये क्वेश्चन याद करके जाना है आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप जिस तरीक़ा से याद करें या समझ लीजिए और बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ठीक है, अब गोलीय एक दर्पण है, मान लीजिए यह एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसका कहता है परावर्तक पृष्ठ का व्यास। ठीक है, सीमा रेखा का जो व्यास है, तो अब गोलीय दर्पण का जो नहीं यहीं पर ना इतना ही होता है और यहाँ से जो रेखा गया होता है, यहाँ से ऐसे जो रेखा गया होता है, तो इस रेखा जो है ना यहाँ से ये पी पर यहाँ पर बना था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमको तो आधा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पी होता है। ठीक है, और पी में जो ये परावर्तक सतह जो है ना यही हमारा परावर्तक सतह होता है। ठीक है, तो इस वाला को कहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है ना द्वारक कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहा जाता है, तो द्वारक। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 42 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिनका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो ऋणात्मक होता है। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, तो उत्तल दर्पण धनात्मक हो, तो यहाँ पर 32 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हो। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि F बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर R का मान 32 सेंटीमीटर है, तो 32 हमने लिख दिया। अब बट्टा में 2 है तो 2, उसके बाद इसको काटेंगे तो कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा, 16। तो यहाँ पर 16 जो है ना, हमको ये उत्तल दर्पण में प्लस है ना, तो प्लस में 16 कौन है, तो यहाँ हमारा सी में है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हमारे सी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 43 की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि 43 में दिया हुआ है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। ठीक है, तो जब है ना प्रतिबिंब है ना उसका ऋणात्मक आवर्धन होता है तो उसका जो प्रतिबिंब का आकृति है ना कैसा होगा, समय प्रकृति कैसा होगा, यानी कि उल्टा होगा या सीधा होगा, वास्तविक होगा, ये कैसा होगा, इसके बारे में बताना। तो जैसा कि दिया हुआ वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, सीधा, आभासी, सीधा, आभासी, उल्टा। तो हमारा जो 43 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक और आवर्धन ऋणात्मक होगा तब, अगर धनात्मक होगा तो अवास्तविक और सीधा बनेगा, समझे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ देखते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र जो होता है ना, जब है ना आँख जिसको बोलते हैं, आँख में जब रोशनी जो है ना प्रवेश करता है तो उसका है ना अधिकांश अपवर्तन है ना होता है किसमें, नेत्रोड अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया पर, उसका इनमें से कोई नहीं। तो 44 का जो राइट आंसर होगा हमारा कॉर्निया पर होगा। सबसे पहले ये कॉर्निया पर पड़ता है, उसके बाद है ना ये बनाता है बीम को, समझे, प्रतिबिंब को बनाएगा, तब जाकर आपको किसी वस्तु को देख पाते हैं उसको। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि 45 में दिया हुआ है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है।
तो जब है ना सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से जो गुजरता है ना, तो वायु के कुछ वायु के जो है ना सूक्ष्म कण जो होते हैं किस रंग में होता है, लाल, बैंगनी, हरा, उसके बाद पीला, समझे। तो आप पता है इसमें 3 रंग होता है, समझे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है 45 का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, नीला होता है। चलिए 46 की तरफ बढ़ते थे। जैसे कि 46 में दिया हुआ है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो है ना भारत में जो उत्पादित के लिए प्रत्याविद्युत धारा जो होता है वो उसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज दिया हुआ, 60 हर्ट्ज दिया हुआ, 70 हर्ट्ज दिया हुआ और 80 हर्ट्ज दिया हुआ। तो इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को तो आप VVI नोट कर लीजिएगा। ये 50 हर्ट्ज जो है ना ये घर में उपयोग होता है, विद्युत धारा का आवर्ती जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। अब जैसा दिया हुआ है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर OV और IV किस बीच के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक क्या होगा। तो पता है आपको 20 विभाजन चिन्ह जो है तो उसका जो अल्प मात्रक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 20 जो है, ठीक है। तो OB और IV दिया हुआ, तो यहाँ पर 20 जो है ना उससे पहले 1/, ठीक है। तो यहाँ पर 1/20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको आप भाग कीजिएगा, समझिए। तो भाग कीजिएगा तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पर 0.050 निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 47 जो है ना का बी आंसर होगा, ठीक है। 47 का क्या होगा, बी होगा, समझिए। इसको आप भाग कीजिएगा, समझिए, जिसे हम भाग करके बता देते हैं अभी। तो जैसा कि यहाँ पे हम 20 से है ना 1 में भाग किए, तो 1 तो भाग नहीं लगेगा, तो हम 0 बैठाएंगे। तो यहाँ पर 0 बैठा कर दूसरा नंबर लगाइएगा, फिर 0 बैठाएंगे तो फिर अगला 0 देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, 20 के बारे में 100 मरता होता, 5 मरता होता है, तो 20 के बारे में 100 5 मरता, 20 5 100, तो 0.05 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 48 में, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का जो है ना मान निम्नलिखित में कौन है। तो 10 के पावर -4, ये 10 के पावर -4 दिया हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे जो है ना 10 के पावर -4 एम्पियर, ठीक है। तो 10 के पावर -4, उसके बाद 10 के पावर -5, 10 के पावर -6, 10 के पावर -7। तो आपको पता है माइक्रो एम्पियर जो पूछ रहा है तो 10 के पावर -6 होगा। अगर नैनो एम्पियर पूछेगा तो 10 के पावर -9 हो जाएगा, ठीक है। नैनो एम्पियर में क्या होगा, 10 के पावर -9 होगा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। माइक्रो पूछा है तो 10 के पावर -6 और नैनो पूछेगा तो हमको ये बताना होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम 49 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। जब है ना किसी भी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा है उसकी दिशा जो दर्शाता है, समझिए, तो वो है ना हमेशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ दर्शाता है, ठीक है। आप उसको खड़ा करके पकड़ सकते हैं जैसा कि दिया हुआ है। आप चित्र में है ना सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो दक्षिण से ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक वो दिशा दिखाता है, ठीक है। तो चलिए हम 50 की तरफ बढ़ते। जैसा कि दिया हुआ है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू जो विद्युत में तो उसमें तो लाल होता है, प्लस में भी हरा भी तार होता है, उसके बाद है ना पीला भी तार होता है। तो उदासीन हमसे पूछ रहा है, क्या हो रहा है, उदासीन। तो उदासीन जो है ना ये काला तार जो होता है ये उदासीन होता है ना, इसमें करंट आता है नहीं जाता है, समझे। तो इसी को उदासीन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 15 दिया हुआ है, 51 के में दिया हुआ है, तो 51 में दिया हुआ है किसी युक्ति में विद्युत वलय के दिक परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। तो 51 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर विद्युत मोटर में जो है ना ये काम करता है, ठीक है। किसी युक्ति का जो वलय दिक परिवर्तन जो पूछेगा तो हमारा राइट आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि 52 में दिया हुआ है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, समझिए। तो जल विद्युत जो संयंत्र है वो किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से ये स्थिर था फिर नीचे आया, ठीक है।
तो ये जो रूपांतरित कर रहा है यानी कि यहाँ से फिर बदल रहा है इसको, समझे। तो बदलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बदलने की क्रिया को हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा दिया हुआ है तो नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नौरौरा जैसे पूछेंगे ना, अरे वाह वाह वाह, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। जैसे आप हलवा बनाकर चाट जाइए इसको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना, अरे बुझा हुआ चूना ये तो कौन नहीं जानता है। बुझा हुआ चूना जब उसमें पानी डाल दीजिएगा तो बुझा हुआ चूना वो मोटा मोटा थोड़ा सा करके, तो जो मोटा मोटा थोड़ा करता है तो वो है ना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और जो है ना बुझा हुआ चूना होता है वो क्या होता है, पहले ही बता चुके हैं। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते, जैसा कि दिया हुआ है Zn प्लस Cu SO4 एरो होता है Zn SO2 प्लस Cu। अब यहाँ देखिए एक मर्ते अभिक्रिया हुआ, एक ही मर्तन अभिक्रिया हुआ रहा है। देखिए ये अभिक्रिया कर ही नहीं रहा है, ये तो जैसे कि तैसे लिखा हुआ है, समझे। अभी इसको है ना ये अलग कर दिया, समझे। तो एक मर्ते जो अभिक्रिया कर रहा है, समझिए। तो अगर दो मर्ते अभिक्रिया करता है तो द्विविस्थापन, तो एक मर्ते अभिक्रिया करता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो राइट इसका जो आंसर होगा 55 का वो हमारा विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अगर एक मर्ते करेगा तो वो विस्थापन होगा, और दो मर्ते अभिक्रिया करता है तो क्या कहलाता है, द्विविस्थापन। जैसे कि हम पहले भी है ना वीडियो में बता चुके हैं विस्थापन के बारे में। चलिए हम 55 की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि 56 की तरफ बढ़ते थे। 56 में दिया है कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान संभव होगा। कोई भी विलियन नीला लिटमस पत्र को जब लाल करता है तो उसका जो पीएच मान होगा वो ऑप्शन नंबर जिसमें से दिया 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 10 दिया हुआ है। तो 56 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 होगा, यानी ए होगा, ठीक है। 57 की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है ना संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, टमाटर, ठीक है, जैसे कि दिया हुआ टमाटर। 58 की तरफ बढ़ते हैं, जैसे 58 दिया निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो है ना सबसे ना अधिक जो है Mg है, Ca है, उसके बाद ना Na है और K है, समझिए। Mg से मैग्नीशियम, Ca से है ना कैल्शियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, समझिए। तो 58 को जो राइट आंसर होगा हमारा पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 59 की तरफ बढ़ते देखा एक्का रेजिया जिसको हम रॉल जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रक नाइट्रिक अम्ल ताज़ा मिश्रण होता है, समझे। तो 3:2 दिया हुआ, 2:3 दिया हुआ, 3:1 दिया हुआ, 1:3 दिया हुआ। तो हमारा 59 का जो राइट आंसर होगा हमारा 3:1 होगा। क्या होगा, इसको याद रखिएगा, इसे याद करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। 60 में दिया हुआ क्या, तो जैसा कि दिया हुआ COOH दिया हुआ, तो ये है ना कहता है कि परकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर कीटोन की बात करें तो कीटोन में सिर्फ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, समझिए। और ना इसके बाद है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में बात कर रहा है तो इसका जो ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो है ना एल्डिहाइड में है ना ये ऐसा बनता है, ठीक है, ये हम जैसे बता रहे हैं चित्र। तो इस टाइप में है ना ये है ना एल्डिहाइड का बनता है, समझिए। तो ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम 61 की तरफ बढ़ते हैं, जैसे प्रोपाइन का आणविक सूत्र क्या होगा, प्रोपीन होगा, तो इसको अब है ना क्या कहते हैं, प्रोपेन है। तो प्रोपेन जो है ना उसको सजाइएगा, ठीक है। तो सजाइएगा कैसे, तो हम बता रहे हैं
कि है ना प्रोपेन है तो है ना कार्बन कितना 3 कार्बन है। अब H8 है तो यहाँ पे H8 देख के अब ये इसको आंसर नहीं लगाइए, ठीक है, पहले इसको समझिए बात को। तो C3 दिया हुआ तो C हम 3 लिख देते, ठीक है। H8 है, एगो 2 उसके बाद तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, 8 को बनाना है, एक यहाँ डाल दिए। तो इसके पास कितना एक तो ये हुआ, एक तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, एक ये हुआ, 4 हुआ, एक ये 5 हुआ, एक ये 6 हो गया, एक 7 है, 8 हो गया, 9 हो गया और टोटल 10 होगा, ठीक है। तो 10 होगा, गिन लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 जो है ना संयोजी बनेगा, आबंध बनेगा। कितना संयोजी आबंध बनेगा? 10 संयोजी आबंध बनेगा। तो अब निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो 10 बनेगा, गिन लीजिएगा पीढ़ी को, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर दाईं ओर जाने पर सारणी बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु का जो साइज जो है जिसको हम आकार, वो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बाईं से अगर दाईं जाएंगे ना तो इसका जो साइज होगा वो हमेशा घटेगा। क्या होगा? बाईं से ना दाईं जा रहे भाई, दाईं से बाईं जाते तो बढ़ता, लेकिन बाईं से दाईं जा रहे हैं तो घटेगा, ठीक है। तीसरा में दिया आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? समझे, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है, समझे, तो उसमें कितना आवर्त स्तंभ है, ठीक है, ये बताना है, समझे। तो अब है ना चैप्टर नंबर ये 5 का है सवाल, ठीक है। तो इसको पढ़ भी सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। तो 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ, उसके बाद है ना 15 दिया हुआ, उसके बाद 18 दिया हुआ। तो अब आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ना वो 18 ऊर्ध्वपात है, ठीक है, ऊर्ध्व स्तंभ है, ठीक है। 64 में दिया हुआ है एक छात्र क्षार जांच प्रणाली, क्षार होगा यहाँ पर, क्षार जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलियम में सार्वभौम सूचक की बूंद मिल जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग बनेगा? समझे, नीला, हरा, नारंगी, पीला। तो एक जो है क्षार जो उसको परखनली में जब उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ है ना तनु विलियम को जो है उसको किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसमें से प्राप्त होता है, समझे, ये होगा नीला प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? नीला प्राप्त होगा, ठीक है। 65 में दिया हुआ है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न उसमें आग होता है, क्या होता है? पीला होता है, नीला होता है, चमकीला होता है, लाल होता है। तो मुझे तो 65 जो हमारा राइट आंसर होगा हमारा चमकीला होता है, ठीक है, चमकीला या उजला, चमकीला दोनों होता है, ठीक है। 66 में दिया हुआ है एक जांच प्रणाली में लिए गए विलियम को एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलियन था, कौन सा विलियन था? समझे, जब है ना एक कील को है ना प्रणाली में आधे घंटा के बाद डुबाया गया तो उसमें से जंग लग गया, ठीक है। तो जब जंग लग गया तो उसमें से है ना ये बताइए कि है ना उसका रंग कैसा होगा? समझे, उस प्रणाली में परिवर्तन जांच में बताइए। विलियन कौन था? समझे, विलियन पूछ रहा था। ZnSO4, CuSO4, FeSO4, उसके बाद है ना A12SO4 3 दिया हुआ। तो यहाँ पर 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, CuSO4 होगा, ठीक है, CuSO4, ठीक है। 67 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन से यंत्र उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? तो दिया हुआ है बैरोमीटर, मैग्नोमीटर, उसके बाद एस्फाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, उसके बाद लसीका। तो 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल
प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल बोल रहे हैं, संतरा, टमाटर, सिरका और इमली। तो हमारा ऑक्जेलिक जैसे बोलेगा ना तो आप डायरेक्ट सिरका लगाइएगा। क्या लगाइएगा? सिरका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है 59 में 69 में ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है समझे? तो जैसे कि दिया ऑप्शन में सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस और उसके बाद है ना इनमें से सभी। तो जो है ना क्वेश्चन था ऑटो ग्रंथि है ना, ऑटो ग्रंथि को बनाने के लिए समझे क्या आवश्यक होता है समझे? तो ये है ना इसमें से ना ऑप्शन जो होता है वो इनमें से सभी आवश्यक होगा। ठीक है, वो सभी होगा, सोडियम भी होगा, क्लोरीन भी होगा, फास्फोरस भी होगा। ठीक है। 17 में दिया हुआ है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति या संतुलन का अनुरक्षण करता है समझे? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनु मस्तिष्क और इनमें से सभी। तो 70 का जो राइट आंसर होगा वो अनु मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, हार्मोन यहाँ पर ऑक्जिक होगा। ठीक है, ऑक्जिन होगा। ठीक है, ऑप्शन याद कर लीजिएगा। सॉरी, ऑप्शन में गलत था तो हमने मिस प्रिंट हो गया था तो सही किए हैं। पादप हार्मोन जो है सहायक है किसमें? तो उसमें इसके लिए है ये तीनों में है ना, ये इसमें भी और इसमें। प्ररोहम के अगर भाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश मोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा तो तीनों के लिए समझे, तो तीनों के लिए तो इनमें से हमारा सभी हो जाएगा। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 72 में दिया हुआ है हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में कौन है? तो हाइड्रा में जो है ना जब विधि होता है समझे, तो दिया हुआ है कायिका, उसके बाद प्रबंधक, उसके बाद है ना बीजाणु, उसके बाद है ना बीजाणु समासंग, मुकुलन और विखंडन। तो 72 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि हाइड्रा में मुकुलन होता है, प्रजनन जो होता है तो उसमें मुकुलन किया जाता है। ठीक है, तो 73 में दिया हुआ है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ठीक है, दिया हुआ है बाह्यबल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो पुष्प का जो है ना पुंकेसर जो है ना बाह्यबल है ना, ये क्या करता है? परागकण बनाता है। ठीक है, तो हम 74 का बताते थे इनमें से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है समझे? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्ब वाहिका, शुक्रवाहिका, डिम्ब वाहिका। तो 74 का जो आंसर होगा ये शुक्रवाहिका नहीं है इनमें से समझे, ये तीनों है। ठीक है, 75 में देख लेते तो दिया हुआ है वंशगत गति नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशगत चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस और ग्रेगर जॉन मेडल। तो वंश गति का नियमों का पालन जो है ना वो हमारा ग्रेगर मेडल जॉन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थे। जैसा कि दिया हुआ स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का योग होता है? स्त्री को बोल रहे हैं तो स्त्रियों पहले ही बता चुके हैं इससे पहले कि जो है ना मनुष्य में है ना 23 जोड़ा है ना गुणसूत्र होता है। ठीक है, 26 होता है लेकिन 23 जोड़ा है ना दोनों में होता है। तो 23 जोड़ा में 22 जो है ना इसके पास होता है, ये लड़की के पास, 22 लड़के के पास होता है। तो है ना यहाँ पर पुरुष के पास होता है। तो यानी एक जोड़ा जो होता है वो XX होता है और एक जोड़ा जो होता है वो XY होता है। ठीक है, इस टाइप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर XX से है ना इसके पास ज़्यादा होता है और है ना XY है ना लड़का के पास होता है। ये लड़का की संख्या, ठीक है, ये लड़की की संख्या। तो यहाँ पर पूछ रहा है स्त्रियों में लिंग गुण युग बोल रहा है ना, तो स्त्रियों में जो लिंग गुण युग होगा वो XX ना होगा। ये यहाँ पर देख रहे हैं XX है ना, यहाँ पर देख रहे हैं XX। तो यही हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं x ये मिल रहा है, इसमें भी x होता है और इसमें भी 22 जोड़ा x होता है। ठीक है, और बच्चा कौन होता है, xy बच्चा, इसमें भी x बच्चा थे, दोनों में बराबर है, इसमें बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है 77 में दिया हुआ है, अगला है मंड परीक्षण के लिए उत्तरी पत्ती पर आयोडीन डालने के पहले एल्कोहल में उबाला जाता है। एल्कोहल में जब उबाला जाता है मंड परीक्षण में, तो आप जानते हैं कि हमें ना, यानी कि एक बुक में पढ़ी हो गया, समझे कि एक डिब्बा लिया, समझे डिब्बा में कुछ एल्कोहल आयोडीन रख दिया ताकि पत्ता हरा हो जाए, समझे उसमें बहुत सारा चीज़ रखी, उसमें घोला किया, समझे। और उससे पहले कहता है कि एल्कोहल आयोडीन से पहले यानी क्या डाला जाता है, एल्कोहल डाला जाता है ताकि क्लोरोफिल जो है ना वो क्या हो जाए, घुल जाए, क्या हो जाए, घुल जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो हमारे जो 78 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए 79 में देखते हैं। तो 2 तंत्रिका कोशिका में माध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, उसके आवेग। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। 80 में दिए इनमें से कौन आहार नाल श्रृंखला का निर्माण करता है, गेहूँ, घास, गेहूँ तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, बकरी तथा मछली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन भूल गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आप डाल लीजिएगा, जैसे हम डाल देते हैं भैया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और बढ़िया से। और किसी भी है ना क्वेश्चन का PDF या नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर, जैसा कि नीचे नंबर दिया हुआ है, नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। तो बने रहिए द मास्टर क्लास।